सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार और ढेर सारी बधाई। लेकिन बधाई किस चीज की बुआ जी? अरे तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, हमारे बहुत सारी सखियां जो हैं वो भी सजी सवरी बैठी हैं, बहुत सारे लोग अभी कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। तो भाई हरतालिका तीज है और हमारे साथियों ने लिखा भी है कि साथियों ने भी लिखा है, हमारे भाइयों ने भी लिखा है जी। वो हम विवरण बाद में बताएंगे, लेकिन आज का विषय पहले बता देते हैं। तो भाई वैसे कुछ लोग गणेश चतुर्थी की भी बधाई दे रहे हैं आज। तिथि हो सकता है लग गई हो, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम सभी कल मनाने वाले हैं, मनाएंगे कल। लेकिन हो सकता है चतुर्थी हो, तो सभी लिख रहे हैं गणेश चतुर्थी की बधाई। और भी त्योहार हैं, कुछ हमारे साथियों ने साझा किया है अपने बारे में बताते हुए। तो लेकिन फिलहाल हम अपने बारे में बता दें कि आज हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने वाले हैं, जो कि आज है। उसके बारे में कुछ बातें साझा करेंगे। साथ ही जो गणेश पूजा आ चुकी है, 11 दिन तक ये उत्सव रहता है, तो इस उत्सव में हमारा चेहरा कैसे दमकता रहे, इसके बारे में कुछ पूरे 11 दिन की बात कर रही हो। हमने सोचा केवल एक दिन की बात है। ओहो ये तो अपने ऊपर है कि हम एक दिन चमकाएं चेहरा, या आपकी तरह हम पूरे 365 दिन चमकते रहे। हाँ, ये बात भी सही है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई चमकता रहना चाहिए खुशी के मारे जब साथियों से मिलो। लेकिन उसके संग संग ये भी तो बताना है कि जो घरेलू सामान है उसमें कैसे हम कल की तैयारी तो वैसे बहुत हद तक हमारे साथियों ने कर ली होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे कि जो जैसे चेहरा चमकता ना, वैसे मंडप और चमक जाए, वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन और चमक जाए, वो भी घरेलू सामान से, या छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो कैसे हो सकता है, ये हम आज बताएंगे। और थोड़ा सा आप भी बताइए कि कैसे किया जा सकता है। और आज कथा सुधा में सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित की पहली कड़ी। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये भी है। और हमारे एक साथियों ने लिखा भी है कि पर्व त्योहार का मौसम शुरू हो गया, खुशी और उल्लास फिजाओं में फैली हुई है, तो चेहरा तो ऐसे ही दमकेगा। फिर भी कुछ तो नुस्खे आजमाएंगे, बिल्कुल आजमाइए और हमें भी बताइए कि क्या क्या आप आजमाने वाली हैं। होती है फिर पर्व और त्योहार में। ये भी लिखा है हमारे साथियों ने कि भाई इतना काम रहता है, उसके बाद आप कह रही हैं चेहरा चमके, तो कैसे चमकेगा? तभी तो चेहरा कैसे चमकेगा, यही तो हम बताना चाहते हैं। लेकिन पहले तो देखिए, पर्व और त्योहार जो भी मनाना हो, वेतन अगर हाथ में आ जाता है, तनख्वाह मिल जाती है तो ठीक से मना लेते हैं, सब बहुत अच्छी तरह से मनता है और खुशी भी दुगनी हो जाती है, और फिर भी चेहरा चमक जाता है। ये भी बात है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है। लेकिन ये हमारे साथी भी जैसे लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर चिंतन राष्ट्रीय स्तर से बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए हैं। ये एक खुशी की बात है। दरअसल समान कार्य और समान वेतन की बात कही जाती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं। एक ही कार्य में विभिन्न श्रेणियों का निर्माण कर नियोक्ताओं द्वारा भेदभाव किया जाता है, ये उचित नहीं है। किंतु वेतन मान समान रहते हुए भी विशेष विभिन्न भत्तों से बहुतेरों को नवाजा जाता है। ऐसे ही विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं, तो ये अवश्य ही विचारणीय है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही जगहों पर प्रायः यह विभेद दृष्टव्य है, ऐसा बिल्कुल कहना है। ये तो बात सही है, लेकिन भाई ये तो निर्भर करता है कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं और किस संस्थान में है। ये तो संस्थान के मालिक की ईमानदारी की बात है कि वो देखे कि किसको कितना काम देना है और किस आधार पर वेतन निर्धारित करना है। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक ही काम, हमें लगता है कहीं ना कहीं जो समाज में बिल्कुल असंगठित वर्ग है जो काम करते हैं, उनका जो है उसमें भी असमानता थी, उसको लेकर ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को पहली बार 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव 105 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित था। उसके बाद सदस्य देशों की सर्वसम्मति के बाद इसे मनाने का ये फैसला किया गया। उसके बाद ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाने लगा। तो भाई इस तरह से 2020 से मनाया जाता है। देश में जागरूकता लाने के लिए 18 सितंबर से शुरुआत हुई थी। पुरुष को स्त्री के बारे में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मतलब ये लिख रहे हैं पुरुष हो स्त्री
स्त्री वेतन के बारे में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये हमारे साथियों ने ये सब बातें लिखकर भेजी हैं। बिल्कुल, तो यही उद्देश्य है आज के इस दिन का कि दुनिया भर में स्त्रियों और पुरुषों के वेतन में बहुत जो अंतर है उसे कम किया जाए, उसे दूर किया जाए, कम नहीं किया जाए बल्कि दूर किया जाए। हाँ, खत्म कर देना चाहिए, खत्म किया जाए, क्योंकि एक ही तरह के कार्य के लिए लिंग से जुड़े भेदभाव जो किए जाते हैं पारिश्रमिक के तौर पर, वो ना किया जाए। इसलिए आज का ये दिन मनाया जाता है और इस दिन के जरिए जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है कि स्त्रियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागृत हों और कार्य क्षेत्र में इस तरह का जो भेदभाव उनके साथ हो रहा है उसे दूर किया जा सके। और जी हाँ, और ये बात फिर होती है कि जिसको चाहिए अधिकार या जिसको ये चाहिए, मतलब मिलना ही चाहिए, वो जब तक जागरूक नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। अपने अधिकारों के प्रति हमारी बहनें जो हैं वो और जागृत हों, कार्यक्षेत्र में भी इसी तरीके के भेदभाव हों तो उसके लिए भी वो बातें करें, सही ढंग से इसके प्रति जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं जी, इसके विरोध में कह सकते हैं, या अपने अधिकार को पाने के लिए। बदलते समाज में जहां हम बहनें हर काम में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, ऐसे में उनके काम और परिश्रम को कम आंकना बहुत गलत है, जिसके प्रति सामाजिक तौर पर बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी तो बनती ही है। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये कहा गया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच जो ये भेदभाव है, इसको पूरी तरह खत्म होने में तकरीबन 257 साल का समय लग सकता है, ऐसा उनका कहना है। और विश्व आर्थिक मंच ये कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलने में अब भी 100 साल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य पाने के लिए हम प्रयासरत हैं और समानता लाने के लिए भी हम इस दिन को मना रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और इसी तरह से शुरुआत हो रही है, पहल हो रही है, ताकि कुछ अच्छा किया जा सके, सकारात्मक किया जा सके और आप और हम मिलकर ये सकारात्मकता। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर भी जिस स्तर पर हम हैं इसके बारे में विचार तो करना ही चाहिए, और विचार करने से ही बात आगे बनती है और उसका परिणाम भी दिखाई देता है। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हम और तुम जब मिल जाते हैं बुआ जी, तो कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें भी निकलती हैं। हम और तुमसे क्या मतलब है? हम लोग यानी हमारे श्रोता और हाँ, अरे देखो जरा, हमने सोचा तुम हमारी तुम्हारी बात कर रही हो। हम और आप जब मिल जाते तो भी कुछ ना कुछ बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन एक बात तो है नेहा बिटिया कि हमारे श्रोता भाई बंधु जब हैं, बहनें हमारी जब मिलती हैं तो तमाम बातें जो है और बताते हैं वो लोग। और कार्यक्रम में ये संदेश के माध्यम से तो बहुत सारी जानकारी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि ये माह में त्यौहार बहुत आते हैं बुआ जी। 23 सितंबर को राधा अष्टमी है, त्याग मूर्ति महर्षि दधीची का जयंती भी है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि आज हरितालिका तीज की उन्होंने बधाई दी, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। फिर कहा कि हमारे भी कल से पर्युषण पर्व शुरू होंगे। सभी धर्म एक समान है, हम गणेश को गणधर मानते हैं और पूजा करते हैं। 10 दिन व्रत उपवास रखना होता है, सात्विक भोजन करना होता है। और वो कह रहे हैं बात चमकते चेहरे की है तो हर एक नारी खूबसूरत होती है, बशर्ते परिवार के साथ खुश रहे और रखें। फिर परिवार में चमक कर सकते हैं, चेहरा हाँ, परिवार को खुश रखें, वो उनका भी चेहरा चमकेगा। अगर खुश रखने से चमकता है तो भाई वो भी खुश रखे, खूब चमकेगा। वही हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज हरितालिका तीज की तैयारी चल रही है। अभी तो पार्वती जी के जेवर बनाए जा रहे हैं और भी पकवान जैसे गुजिया, पापड़ी, खुरमे भी बने हैं, जो रात में पूजा के समय शिव पार्वती जी को अर्पित किए जाएंगे। रात्रि जागरण होगा, फुलेरा बांधा जाएगा, जिसमें आस पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करेंगी। कल भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी, उसका भी छोटा सा डेकोरेशन किया है। गेंदों के फूलों और आम के पत्तों से मंडप सजाया है और मिट्टी के गणपति की स्थापना की जाएगी। इस समय सभी कामों में व्यस्त हैं, बीच में रेडियो भी सुन रहे हैं। चारों ओर उल्लास छाया हुआ है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम किसी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, गाने सुनवा कर उनके काम को हम कम कर रहे हैं। लेकिन इतनी अच्छी तरह से उत्सव की तैयारियां चल रही हैं सभी घरों में, और कोई ना कोई, जैसे हमारे साथी ने कहा कि हर धर्म का कोई ना कोई पर्व अब आ चुका है और सब इसी में व्यस्त हैं। और धर्म में जैसे पर्युषण का उन्होंने कहा कि 10 दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, तो चेहरे में चमक उससे भी आ जाएगी। बिल्कुल आती ही है। और वैसे भी कहते हैं कि तला भुना कम खाएं तो चेहरा चमकता रहता है। और भोजन पर ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन उत्सव के समय भाई अब काम किया जाए कि खाने पीने पर ध्यान रखा जाए, ये बताओ जरा सा तुम। नहीं, पर खाने पीने पर ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि उत्सव त्योहार होगा तो हम आंगन को चमका देते हैं बहुत ज्यादा। और हम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं खूब। त्योहार आने से पहले ही हम
चेहरे की चमक दमक बढ़ा लेते, पहले ही कहते कि बाद में समय नहीं मिलेगा, अभी हम ये कर लेते हैं, ये फेस पैक लगा लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब त्योहार पास आते हैं तो काम करते जाते हैं, तैयारियों में ऐसे उलझे रहते हैं कि ना हम सो पाते हैं, ना हम कुछ खाते पीते हैं, और थकान इतनी हो जाती है कि चेहरे पे भी वो नजर आने लगती है, और चेहरा जो दमक रहा था शुरू में वो धीरे धीरे मुरझाता सा लगता है। तो भाई इसके संग संग यही कहा जा सकता है नेहा बिटिया कि काम भी करें और तैयारी, जैसे कि कहा, अगर आप नियोजित ढंग से करते हैं, जैसे वैसे भी पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई है जो किया जा सकता है पहले से, सारे सामान काम तो नहीं पहले किए जा सकते, लेकिन जो किए जा सकते हैं वो कर लेते हैं, कर लीजिए। उसके बाद काम के संग संग थोड़ा सा आराम का समय जरूर निकालें। काम थोड़ा 19-20 रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं तो थोड़ा सा उसको किनारे रख दीजिए। ऐसे मौके पर जब आपको लगता है कि नहीं आराम करना है तो समय से आराम कर लीजिए। बहुत ज्यादा थकने के बाद आराम करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तब आप सोते भी हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे हाथ में दर्द हो रहा है, तो नींद भी नहीं आती है। तो समय समय पर आप एक उसकी भी जो तालिका बनाते हैं ना काम की, हम जब समय सारणी बनाते हैं, टाइम टेबल, तो इसके लिए उसमें समय जरूर रखें कि किस समय आराम करना है। बिल्कुल, क्योंकि वो काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि थक जाते हैं, लेकिन सोचते हैं बस इतना सा बाकी है, आज तो पूरा कर ही देंगे। और वो करते करते इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि 3 दिन तक वो थकान नहीं उतरती। उसकी बजाय अगर आप 1 घंटे का आराम कर लें तो अलग ऊर्जा आ जाएगी, और उसके बाद उससे भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा। ज्यादा हो गया, 1 घंटा ज्यादा हो तो आधे घंटे की कर लें। मतलब अगर 15 मिनट का पावर नैप भी अगर लिया जाए तो भी बहुत, यही हम भी कह रहे हैं कि अगर समय रहते आप ले लेंगे तो ये 15 मिनट भी आपके लिए 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। और उसके संग संग खान पान की जब बात आती है तो पानी पिए और नींबू पानी आदि जैसा लेते रहें, नारियल का पानी है, कोई लिक्विड देते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका खाने में समय नहीं जाएगा। नहीं तो आपको फिर बैठ के आप खाएंगे, इसको भी पीजिए, बैठ कर ही पीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि चलते फिरते आप पिए, लेकिन फिर आपको हाथ धोना पड़ेगा या आपको गर्म करना है, कुछ आपने पका हुआ खाया तो। लेकिन अगर आपने इस तरीके से कुछ लिक्विड लिया है, जूस मंगवा लिया, तो ज्यादा आसानी भी रहेगी और ऊर्जा भी ज्यादा जल्दी से आ जाएगी और अच्छे से रहेगी। और शरीर में ऐसे पानी लिक्विड ज्यादा जाता है, पानी ज्यादा रहता है तो शरीर को स्फूर्ति भी मिलती है और वो आपके चेहरे पे उसकी चमक भी आती है, क्योंकि मैं कहा था ना तला भुना मत खाइएगा। पानी कम होता है शरीर में तो भी जो हमारी त्वचा होती है वो रूखी सूखी सी लगने लगती है। और अगर आप पानी ही अच्छी तरह से पीते हैं, जितना एक सही मात्रा में पीना चाहिए, तो आपका चेहरा वैसे ही चमकने लगता है। तो ये रोजाना हमें ये आदत रखनी चाहिए। जी हाँ। संतुलित आहार भी हम ले सकते हैं, अगर उपवास भी कर रहे हैं तो भी पानी पीते रहिए, और अगर निर्जला व्रत रख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो आप पानी पीते रहें, फल का सेवन करें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं। और सेहत को देखकर उपवास उस तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि नहीं हम तो बिल्कुल कट्टर उपवास करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन आपका अगर बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है या कोई और भी परेशानी थी और आपको दवा खाना ही है, तो दवा ना छोड़ें एक तो। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि आपको बहुत डिहाइड्रेट कर देती हैं, यानी कि पानी की कमी महसूस होती है, आपका गला मुंह सब सूखता है, तो ऐसे में पानी बराबर पीते रहें। कुछ तो अपना जैसे कि एक नियम बना लें कि हम ये ले लेंगे, चलो, है ना। तो थोड़ी सी ढील दे दें खुद के लिए। ये ढील तो देखो हमारे यहाँ है, अब इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप पता नहीं क्या मतलब साबित ना करें कुछ ज्यादा कि हम बिल्कुल वीरांगना है, क्योंकि ढील है कि अगर आप बीमार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीजों के लिए क्षमा है कि आप ये कर सकते हैं। या आप यात्रा में हैं, कोई ऐसा मौका है, कोई मतलब अस्पताल में है, तो वो ना करे, या थोड़ा पानी पी ले, या थोड़ा जो जरूरी है वो काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और खाली पानी पीने से अगर आप फल खा सकते हैं, आपने इतना खुद को छूट दे दी है, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने खुद को इतनी छूट दे दी तो आप जैसे पपीता, सेब, तरबूज, खीरा, गाजर, इस तरह के फल अगर खाएंगे तो जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती, तो आप जो पानी पियेंगे वो भी आपके शरीर में रुकता है और आपका शरीर भरा भरा लगता है। अगर आपने एक सेब भी खाया है तो आपका पेट आपको भरा भरा लगता है, पानी वगैरह आपने पिया तो सही। और नेहा बेटिया एक बात और है, सेब खाया और वहीं आपने एक पराठा खाना है, तो अब देखो पराठा जो है आटा गूंथो, फिर उसके बाद तवा चढ़ाओ, फिर बनाओ, तो वो सब आपको करना नहीं पड़ेगा। किचन में जाके, रसोई घर में जाके गर्मी में खड़े होइए, पसीना बहाइए, तो इससे बेहतर है ना कि आप बैठ के पंखे के नीचे आराम से सेब खा लीजिए। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि बहुत झमाझम बारिश हो रही है, राजस्थान से भी संदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, तो अच्छी बात है कि हरितालिका तीज का जो व्रत हमारी बहनें कर रही हैं तो उन्हें थोड़ी सी राहत होगी। लेकिन हाँ, गणेशोत्सव की जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा विघ्न पड़ जाएगा,
विघ्नहर्ता की पूजा में, लेकिन वो भी हमें लगता है कि हमारे साथी जो हैं उन सब बाधाओं को पार कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल। और कोई किसी भी उत्सव की अगर तैयारी की जाए बुआ जी, तो अगर थोड़ी थोड़ी करके हम तैयारी करें तो बोझ भी नहीं आता है, काम भी बहुत अच्छा बनता है, और एक संतुलन के साथ काम करें। सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते हर व्यक्ति। हाँ, यही हम भी कह रहे थे। और देखो, ये बार बार हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सोचिए कि नहीं एकदम परफेक्ट हो, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा हो। अच्छा होता ही है, आपके मन में ही एक होता है कि इससे भी अच्छा हो जाए। देखने वाले को वही पैमाना सही लगता है कि ये बेस्ट है ना? अगर ठीक ठाक है तो, और ज्यादा अच्छा करना है तो फिर अगले साल कीजिए। थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी एक लेवल बढ़ाने के लिए कि अगला साल आप छोड़िए, और जब भी थोड़ा थकान हो तो गीत सुन लीजिए। तो बुआ जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, और हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें भेजी हैं, बहुत सारी बातें भेजी। अरे लेकिन बहुत सारी से ये मत कहो भाई, मतलब एक एक साथी हमारे जब 7, 8, 10, 11, 12 संदेश भेजते हैं, तो उनसे आग्रह तो हम यही करेंगे कि भाई 1-2 भेज दीजिए, अच्छा लगता है। और ऐसा संदेश भेजें जो कहीं ना कहीं हमें कुछ सुझाव दे रहा हो, हमें कुछ बता रहा हो, तो हम उसे शामिल करें तो अच्छा लगता है। बधाई आदि देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ हमारे साथी जो हैं, नेहा बिटिया, यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि कुछ लोग अपने कुछ अन्य जगहों के लिंक भेज रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, हम उसे कार्यक्रम में भी नहीं शामिल कर सकते। और कृपया यहाँ पर इस तरह से ज्यादा आ जाते हैं तो भाई हम जो और लोगों के कमेंट्स हैं वो हम नहीं पढ़ पाते हैं ना? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स अगर इस तरह से एकाएक आते हैं तो बहुत सारे जो अच्छे उनके भी जो बहुत अच्छे कमेंट्स रहते हैं वो नीचे कहीं चले जाते हैं जी, और उसके बाद फिर वो हमें कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। बिल्कुल, तो हम उन्हें शामिल करना चाहते हुए भी नहीं शामिल कर पाते, गायब हो जाते हैं। तो भाई जो संदेशों की संख्या है अच्छी लगती है कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन इस तरह से ना हो। तो हमारा आग्रह भाई यही है कि कुछ इस तरीके के भेजें। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं कि कैसे चेहरा चमकाएं। वैसे तो कुछ ने लिख दिया है कि खुद ही चमकता रहता है। नहीं भाई, उनका चमकता रहता होगा, पर हमारे जैसों के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा हमें। तो वो कह रहे हैं कि उत्सवों की शुरुआत हो गई है, कोई भी त्योहार हो, शादी ब्याह हो, अपनी भी तैयारी शुरू हो जाती है। किस समय क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ज्वेलरी पहननी है। आजकल तो फेशियल भी उत्सव और त्योहार के अनुसार ऑफर पर आने शुरू हो जाते हैं। समय के अनुसार पार्लर जाकर फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बालों को कैसा लुक देना है। कुछ लोग घर के ही सामानों से अपने आप को निखार लेते हैं। फिर उत्सव में उपयोग होने वाले सामान इकट्ठा करना आदि में हर स्त्री पुरुष सब तैयारी में लग जाते हैं। फिर तैयार होकर जब शामिल होते हैं तो चेहरे और हाव भाव में भी बदलाव हो जाता है। एक संतोष का भाव होता है। फिर लोग बाग से मिलने मिलाने में एक अजीब सा आनंद आता है। सभी लोग खुश और चेहरे की चमक दूसरी ही हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये जो चमक जो दूसरे तरीके की होती है, जो चेहरे पर खुशी वाली होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा थके होंगे ना तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो थके हुए नजर आते हैं, थकावट आ ही जाती है। ऐसा लगता है कहीं जाके बैठ जाएं, हाँ, कुछ कर लें। मतलब देखने वाले को भी लगता है ना कि भाई इनको थोड़ी देर कहीं बैठा दिया जाए, इनका पैर वैर दबा दिया जाए, तो थोड़ा सा इनके चेहरे पर सुकून आ जाए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। वैसे तो हमारे एक साथियों फिर हम ही यही बताएंगे कि घर के सामान से कैसे गणेश पूजा की सजावट करें। तो वो भी तो काम बता रही हो तुम। नहीं तो फिर बाकी घर के लोगों को भी शामिल किया जाए। हाँ, तो सभी मिलजुल के जब करते हैं तो अच्छा लगता है। कि वो कहेंगे छोटे बच्चे जब कुछ करते हैं ना, बच्चे भी वो सिर्फ एक लड़ी भी लगा दें, या फूलों की जब पंखुड़ियां अलग करते हैं उनको सजाते हैं, तो वो फिर फूल ऐसे तोड़ देते हैं रंगोली आदि बनाने के लिए। जो भी आते हैं उनको बताते हैं कि ये वाला हमने किया था, ये जो पीला वाला फूल है ये हमने किया है, सफेद वाला उन्होंने किया। बिल्कुल सही बात है। उनको भी बड़ा आनंद आता है, तो उनको भी मौका दीजिए। वैसे हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अब गणेश पूजा का आयोजन होने लगा है। गांव में वो शहर वाला तड़क भड़क तो नहीं होता, लेकिन साधारण सजावट से पंडाल बनाते हैं और साज सजावट से, और घर की साड़ियाँ, चादरें, पर्दे से काम चला लेते हैं। आगे एक शामियाना सबके बैठने का, भजन कीर्तन के लिए होता है। फूल और सजावट के लिए बाजार से थोड़ा बहुत सामान लाते हैं। बाकी गांव में ही फूलों की उपलब्धता होती है, जो उपयोग करके सुंदर और आकर्षक पंडाल बनाते हैं। बिल्कुल जी, यही तो चाहिए, क्योंकि वो एक अपनी तरह का ही अपनत्व का भाव होता है ना, और अनोखा भी होता है। किसी दूसरे के पंडाल से आपका पंडाल मिलेगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि आपने अपनी चीजें लगाई हैं, उन्होंने अपनी। बाजार से लाते तो कई बार ऐसा लगता है कि इनका और उनका एक जैसा दिख रहा है पंडाल, ऐसा लगता है कई बार। और जैसे अभी बच्चों की खुशी की बात की, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी भी उसमें झलकती है। आपको भी अच्छा लगता है, आपके चेहरे पर चमक रहती है कि भाई ये हमने खुद बनाया है, खुद मांग कर लाए हैं या खुद लेकर आए हैं फूल आदि। तो एक अपना जो स्नेह होता है
हर काम में जब खुद करते हैं तो उसका आनंद भी अलग होता है। और कई बार ऐसा चादर वगैरह बांधते बांधते अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है कि अरे वो पहले पिंक वाली लगा दीजिए, उसके बाद फिर हम पीली वाली लगाएंगे उसके ऊपर तो अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके का जब अचानक से कुछ दिमाग में आता है और हम वो काम कर लेते हैं तो फिर वो पूरे 11 दिन उसे देखते रहते हैं। एक अलग ही खुशी रहती है कि हमने सही किया, इसे सामने लगवा दिया। और कभी कभी वहीं बहुत सारे और आइडियाज आ जाते हैं कि उसमें कुछ हम फूल आदि लटका दें। साड़ी का जैसे अगर हमने पर्दा लगाया है तो उसमें नीचे कुछ झालर की तरह से हम कागज का कुछ टुकड़ा आदि लगा दें ताकि उसमें वो लगे, जैसे पन्नी का वो बनता नहीं था जिसको झंडियां बोलते हैं, तो झंडी के शेप वाला भी नीचे लगा देने से, या जो छत पे ऊपर लगाते हैं डोरी में बांध बांध के रंग बिरंगे पतंगी कागज के, तो वो जो बहुत अच्छा लगता है, झंडियाँ जो बनाते हैं तो वो भी लगाते हैं। अगर आप आजकल चाहते हैं तो उसको गमले में रख के ऐसे छोटे छोटे कहीं मिट्टी के ग्लास में मिट्टी रख लीजिए और छोटी छोटी झंडियाँ बना दीजिए और ग्लास लाइन से रख दीजिए, तो लगेगा कि तोरण जमीन पर लगा हुआ है, यानी कि या तो जो पंडाल में आपने स्टेज बनाया है उसके आगे भी उसको लगा सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, आपकी खुशी जितनी तैयारियां की जाए बुआ जी उतनी कम है। और बहुत सारी तैयारियों के बारे में तो हमारे साथियों ने भी बताया और हम भी कुछ तो तैयारियों के बारे में किस तरह से किया जा सकता है ये लाए हैं बताने के लिए। ब्रेक लेते हैं ना, एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी सहेली में भाई हम लेकर हाजिर हैं कुछ पुराने पेपर जिन्हें फोल्ड करके आप अलग तरह की झालर, लड़ियां, चक्र, पंखा या जैसे जो झंडियां हमने कहा वो, तितली, फूल जैसे बहुत सारे आकार में आप ढाल सकते हैं। और इसके लिए भाई रंगीन कागजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कागज की जगह कुछ रंगीन कागज आप खरीद के भी लाइए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों को भी सिखाया जाता है स्कूल में ये सारी चीजें बनाने के लिए। और आप अगर आपको तो सिखाया ही गया हुआ है, तो आप अगर उन्हें बैठकर थोड़ा सा एक हाथ बनाकर देंगे तो वो भी मस्ती में आएंगे और कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। हो सकता है और भी अनोखे अनोखे आकार बने और सुंदरता ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पर्यावरण की थीम रख ली तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। घर के गमले लाकर आसपास रख दीजिए पंडाल के, और अलग अलग थोड़े पत्ते, फूल ये सब लाकर आप पानी में लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे साथी ने बताया आम के पेड़ की पत्तियां लाए हैं, ऐसे अशोक की पत्तियां जो होती हैं बहुत दिनों तक नहीं मुरझाती हैं, तो उनके आप वंदनवार बना सकते हैं। वंदनवार बना के, या आप कुछ ऐसी होती है ना मधुमालती वगैरह जो होते हैं, उनकी लंबी लंबी डंडियां फूलों सहित ले आकर वैसे ही लगा दीजिए पानी में, और उसकी पूरी मतलब सुंदर भी लगेगा देखकर। और बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं ना जो लंबे समय तक अच्छे मुरझाते नहीं हैं। जैसे गेंदे के फूल हैं और रजनीगंधा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, जरबेरा है। हमारे साथी ने जैसे लिखा, गेंदा तो तुमने बताया ही, जरबेरा जैसे है, इसको भी आप लाकर सजा सकते हैं। इसको तो थोड़ा पहले से खरीद लीजिए क्योंकि आजकल तो बहुत महंगे होंगे, तो अब तो नहीं पहले खरीद सकते, अब खरीद लिया होगा हमारे साथियों ने, उन्हें बड़ा सब चीजों में। लेकिन उसी आकार का आप कागज लाकर पन्नी से बना भी सकते हैं और उनको भी सजा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अगर बात कर रहे हैं पर्यावरण वाली बात, तो गमले सीधे सीधे रख दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। गमलों में कुछ टहनियां वैसे भी खोस दीजिए, चाहे तो मिट्टी में, मतलब तो सुंदर लगेंगे। और जो गमले आप रखेंगे उसमें आप एक एक डंडी लगाकर, जैसे कि कुछ कागजों में जैसे तुमने बताया, अभी हमने बताया ना कि पंखा, झालर आदि कुछ बनाना है, तो वो डंडी लगाकर उस गमले में भी आप रख देंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, है ना। बिल्कुल। वो छोटे छोटे पंखे बनते हैं ना जो चार चार कि वो लकड़ी में बंधे रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो वैसा भी हम बना सकते हैं, चक्री भी, तो उससे भी वो सुंदर घूमते रहेंगे तो एक अलग खूबसूरती बढ़ती है। और झंडियों की जब बात कर रहे हैं तो झंडी भी आप लगा सकते हैं, सीधी सीधी सी, चाहे तो वो आयताकार हो चाहे तिकोनी हो, किसी भी तरीके की जो आपको अच्छी लगे। कपड़े अगर बचे हुए हैं घर में कुछ रंग बिरंगे बड़े प्यारे प्यारे, तो उनके भी झंडे आप बना सकते हैं, नहीं तो कागज के तो बना ही सकते हैं, है ना। और हमारे साथियों ने जैसे कहा कि चादर से, साड़ियों से सजावट करती, वैसे अब दुपट्टे से भी सजा सकते हैं। जैसे साड़ी के प्लीट्स वगैरह हम बनाते हैं, उस तरह से बनाकर एक साथ आप जोड़कर उन्हें एक मंडप का आकार दे सकते हैं। थोड़ा खोलते हुए, मतलब बीच में जब जहाँ प्लीट्स लिया है उसे आपने कहीं एक जगह दीवार से टंगा दिया, या दीवार से टांग दीजिए, नहीं तो वहां पर आप एक चूड़ी या कोई रिंग आग लगाकर उसको आप कहीं डोरी से बांध के कहीं कील से टांग सकते हैं जी, मतलब कील ठोक दीजिए और वहां पर उसको बांध दीजिए। लेकिन साड़ी के बीच में जो है उसको लगाइए, और बाकी दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, उस दाएं बाएं तरफ की जो साड़ी है उसको आप फैला लीजिए। थोड़ा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप उसको ढीला रखना चाहते हैं, कितना कसना चाहते हैं, कितना आपके पास जगह है।
नहीं तो दुपट्टे से यही काम आप कीजिए, है कि नहीं? हाँ, बस वो जो दुपट्टा आपने पहनने के लिए लाया हुआ है ना, वो वाला ना लेना, वो ना लगाए। क्यों, लगा देंगे तो क्या हो गया, फिर खोजते रहे, फिर बाद में कहेंगे हमें दे दो दुपट्टा। किसी और का ना लगाएं, अपना आप लगाना चाहें अपना वाला लगाना चाहें और बिना दुपट्टे के रहना चाहें तो भाई सब ठीक है, किसी और का ना ला देंगे। पता लगा पैकेट उठाया और उसमें से दुपट्टा निकाला और लगा दिया। तो कुछ इस तरह से बचपन में चले जाइए। कागज से जैसे हम लोग पट्टियां छोटी छोटी बनाकर रिंग बनाते थे और दूसरे में से रिंग फंसाते फंसाते चेन जैसा बना लेते थे ना, तो वो बना सकते हैं। वो बड़ा सुंदर भी लगता है और वो अलग सा एक कैसे स्प्रिंग की तरह वो चलता रहता है पूरे वक्त। अच्छा लगता उसका है, कुछ एक अलग ही मतलब वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसका प्रभाव बिल्कुल चलता रहता है पूरी बार। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही पतली पतली क्रेप पेपर की पट्टियां काट के ऊपर से कहीं चिपका दिया और फिर उसको नीचे से घुमा दीजिए तो थोड़ा सा उसमें स्प्रिंग जैसा वो आ जाता है इफेक्ट ना। और नीचे से दूसरी तरफ से चिपका दीजिए तो वैसे ही वो चक्कर खा के रहेगा थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा देखकर। और रस्सी या सुतली से भी आप सजावट कर सकते हैं। जैसे सीधे सीधे आप या तो चोटी की तरह उसे गुथ सकते हैं, बीच बीच में उसमें आप मोती वगैरह लगा सकते हैं, या आप सीधे सीधे भी उन्हें लटका देंगे अगर सीधे सीधे सामने सामने तो भी एक करके, तो भी सुंदर लगती है वो। सीधे सीधे लटकाने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने 10 लटकाई हैं तो फिर करीब 5-5 इंच की दूरी पर से पहली और दूसरी को बीच में से आप जोड़ दीजिए, या जैसे तुमने कहा मोती है उससे कर दें तो बर्फी जैसे आकार का पूरा पीछे का वो बन सकता है। कहीं भी एक दीवार पर आप उसको ऐसे सजा सकते हैं। या इकेबाना की बहुत सारी ऐसी नॉट्स आती हैं, गांठें आती हैं जिनको बनाकर आप सजा सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं। एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल। तो गणेश जी आने वाले हैं और हमारे साथी कह रहे हैं कि कोई भी पूजा हो तो पुराने जमाने में आटे या चावल के आटे के एपन से तरह तरह से अल्पनाएं बनाई जाती थी। फूलों से रंगोली बहुत सुंदर लगती थी। आटे में हल्दी मिलाकर तरह तरह की आकृति बनाई जाती थी। पुरानी साड़ियों और दुपट्टे से भी सजावट के काम लाए जाते थे। रंगीन पेपर की झालर झंडियां भी सजावट के काम में लाई जाती थी। घर के सामानों से सजावट के लिए बाजार में जाना ही नहीं पड़ता था क्योंकि घर में पहले से ही सब उपलब्ध होता है। हम लोग बचपन में जन्माष्टमी में ज्यादातर घरेलू सामानों से ही झांकी सजाते थे। भाई ये बात हमारे एक साथी और कह रहे हैं, गणेश पूजा और घरेलू सामान से सजावट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग बचपन में जन्माष्टमी की सजावट घरेलू सामान से किया करते थे, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजन की तैयारी महीने पहले से ही चला करती है। ऐसे में आलस्य करते हुए लोगों द्वारा पूजन सामग्री में फूलों की माला भी बाजार से खरीदी जा रही है। फिर भी हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पूजन में घरेलू सामान का प्रयोग हो? तो भाई देखिए, भाई हमारे साथी ने बता दिया, भाई फूल लेकर आइए और माला बनाइए जिसमें कि आपको जैसे चाहिए उस साइज का मिल जाए, है ना? और जितने बड़ा आप चाहें उतना बड़ा बनाइए। और आप तो सब कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनवा देते हैं प्रायश्चित। जी। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक पड़ गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली पड़ी थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दे दी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वो सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिन्हें जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वहीं मरमरा गया होगा, पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर जरूर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था।
दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीत व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा न किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से ये पुरानी फांस निकल गई। पर हतभाग्य, आज वो पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना न्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या वो बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी है कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी और दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम कर पाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। भाई मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलभ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सारे कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, अरे भाई तुम खूब मिले, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई है। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला दफ्तर के बोर्ड में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध ने कहा, हाँ जी, मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो? अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपए बना लाया और सब उड़ा दिए। वहां से आकर कुछ दिन कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। अब यहाँ आया तो तुम मिल गए। अच्छा, ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थीं। दुष्ट 25,000 रुपए बसरे से कमा लाया, यहां कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ ये कष्ट किया। बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखुरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे बड़े पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने विनम्रता से कहा,
यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहां रहा मातहतों से मित्रों का सा ही व्यवहार किया है मैंने। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं। अरे दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश थे। वो इतना प्रसन्न चित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता। लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र ही रचते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त ही समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध कहीं ना था। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर न जाने कहां चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और कोई जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नियत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अरे मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नियतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। अच्छा चलिए, आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, हाँ? अरे चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे जो कहता हूं वो कीजिए भाई। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही को छोड़ा दे है? तो आप क्या कर लोगे उसका? जमानत भी है तो 300 की है, यहां एक एक कागज लाखों का है। ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा,
साहब गुस्ताखी माफ हो, आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे, सरकारी कागज पत्तर बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। अब मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं, तो दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का पहला भाग, स्वर अमरकांत दुबे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते आज ही के दिन आप सुनेंगे इस कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। बुआ जी, इसके दूसरे भाग का तो इंतजार रहेगा हमें। जी हाँ, बिल्कुल इंतजार रहेगा, लेकिन आज जब विदा होंगे तब तो लेते हैं सभी से इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार।